नमस्कार स्टूडेंट, ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी में 10th लेवल तक क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ जो वर्ड यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का मीनिंग को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है कि फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक बात हम बता देते हैं कि फिजिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए फिजिक्स को अच्छा से पढ़ना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में जो भी चीज़ आप पढ़िएगा वो आपके आमने सामने दिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स को आपको अच्छा से आना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स अच्छा से आने लगेगा तो डेली लाइफ में आप बहुत जगह इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं या हमको उम्मीद है कि आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छा से समझेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश भी करूँगा कि हर एक टर्म को अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जो टर्म्स है उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला टर्म है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रा वर्ड से लिया गया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रा वर्ड से लिया गया। इलेक्ट्रा एक ग्रीक वर्ड है। इलेक्ट्रा जो है एक ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड से लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? चार्ज। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इलेक्ट्रा का मतलब होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस फिजिक्स का जिस ब्रांच में हम लोग फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका प्रॉपर्टी, उसका नेचर, वो किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग फिजिक्स का पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में क्या होगा, देखिए एक पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रेस्ट में रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा, एट रेस्ट। और दूसरा पार्ट में क्या होगा? चार्ज जो है मूव करेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन। इसमें क्या होगा? एक मोशन में रहेगा, दूसरा ब्रांच में, यानी दूसरा इसका ब्रांच में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा और पहला ब्रांच में क्या होगा? चार्ज रुका हुआ रहेगा, यानी स्टेशनरी रहेगा। तो हम लोग दोनों को अलग अलग, जैसे जब हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसमें चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी आता है। फिर जब हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसमें जो चार्ज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी आएगा इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो जब चार्ज एट रेस्ट में रहता है तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? एस्थेटिक्स। फिर से यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रा का मतलब हो गया वही इलेक्ट्रिक चार्ज, और एस्थेटिक्स का मतलब हो गया कि स्टेशनरी। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। तो अगर मान लेते हैं चार्ज रुका हुआ रहेगा तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, और जब चार्ज मूविंग करने लगेगा तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं करेंट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा? चार्ज रेस्ट में रहेगा। यानी कुल मिला के अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में पढ़ना है तो एक ही वर्ड आएगा, वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी में टर्म्स बनेगा वो सारा टर्म्स किस पर डिपेंड रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक पर इन्वॉल्व कर जाएंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, इस तरह से जितना भी टॉपिक्स है सब में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं क्वेश्चन, ताकि समय आपका बचेगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स of object which can develop when two suitable object are rub against to each other। यानी इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। वो कब डेवलप होता है, जब हम लोग दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, ठीक है। और इस जब ये प्रॉपर्टी जब डेवलप हो जाता है तो वही ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है तो वही ऑब्जेक्ट क्या करता है, पेपर का छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर टूवर्ड इट। इसको समझिएगा, जैसे कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक मार्कर हो गया और एक मान लेते हैं ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको आपस में रब करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जब रब करेंगे तो इसके पास एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या है कि ये मार्कर जो है पेपर का छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इसमें प्रॉपर्टी डेवलप हुआ आफ्टर द रबिंग विथ सिल्क क्लॉथ, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो बहुत कोई को ये लगा था कि ये जो इसमें कागज का टुकड़े को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो एग्जिस्ट करता है जहाँ पर किसी का मास हो। तो यहाँ पर मार्कर का भी मास होता है, पेपर पीस का भी मास होता है। तो जिसके कारण क्या है, बहुत कोई को लगा था कि ये जो मार्कर यानी ये जो प्लास्टिक या कोई भी ऑब्जेक्ट जो पेपर का छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो पता चला कि ये नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके अंदर अट्रैक्ट करने का एक दूसरा तरह का फोर्स डेवलप हो गया, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम लोग इसको सिल्क के कपड़े से जब हम लोग इसको रब किए तो इसके अंदर अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी डेवलप हुआ था, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब से साइंटिस्टों को पता चला कि नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे भी एक और अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे करके आपको समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो इसका डिफिनेशन ये हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन डेवलप व्हेन टू सूटेबल ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब दो सूटेबल ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, सूटेबल यहाँ पर क्यों लिखे इसको समझिएगा। सूटेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम ये बता रहे हैं कि जब हम लोग मार्कर को ऐसे करके रब करेंगे तो ये क्या होगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या यही मार्कर को जब हम दीवार के साथ रब करेंगे तो क्या इसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप होगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इसलिए सूटेबल लगाए हैं क्योंकि हर एक पेयर के साथ जाके रब करोगे तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। सूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता उसके पीछे भी कारण है, तो इसलिए यहाँ पर सूटेबल ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे हैं। यानी शुरुआत में जब चार्ज के बारे में आदमी को नॉलेज हुआ उस टाइम जो चार्ज डेवलप हो रहा था वो किस मेथड से हो रहा था, बाय फ्रैक्शन मेथड से ही चार्ज डेवलप होता था। अभी बहुत सारा मेथड आ गया, हम बताएंगे कि कौन कौन सा मेथड है चार्ज को डेवलप करने के, लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों यूज किया गया ये समझ में आ गया। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसमें डेवलप हो गया, तो ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैसे करके इसको समझना है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ये हम अर्थ सरफेस बनाए, ठीक है। और अर्थ का जो मास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24, यानी इसका जो 24 kg, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इसके सामने अगर मान लेते हैं एक पेपर पीस लेते हैं तो इसका मास जो है बहुत कम होता है। ये पेपर पीस ले लेते हैं, ठीक है।
तो पेपर पीस ले लिए तो इसका मास बहुत कम होता है। अब इसके यानी पेपर पीस, इसको हम लोग m1 बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए पेपर पीस का मास m1 बोलते हैं, ठीक है। और ये अर्थ का मास को हम लोग कैपिटल M बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो होगा G m1 और कैपिटल M, और यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस को मान लेते हैं अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ मानते हैं। तो ये वाला फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है, इसमें अर्थ ऑफ मास बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से क्या है कि देखिए हम, मेरे और अर्थ के बीच भी यही फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो पेपर पीस के बीच लग रहा है। तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है कि हम लोग अर्थ सरफेस पर टिके हुए हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस पर टिके हुए क्यों है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अर्थ जितना फोर्स से हमको खींच रहा है उतना ही फोर्स से हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, तो हम अर्थ पर क्यों हैं। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है कि जब हम लोग, जब कहीं भी एक चीज़ देखते हैं, कहीं भी फोर्स लग रहा है, तो जो बड़ा फोर्स होता है, जो मतलब जो भारी होता है, वो जो भारी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्स दोनों के भी सेम लग रहा है, लेकिन कौन किसके तरफ आएगा ये डिपेंड करेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट में भारी कौन है। जो भारी है वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग अर्थ सरफेस पर टिके हुए हैं। तो यहाँ पर जो पेपर पीस और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मार्कर को ले आते हैं, एक मार्कर, ठीक है। ये मार्कर को क्या है, अभी हम रफ नहीं किए हैं सिल्क के कपड़े से। तो जब हम लोग इसको रफ नहीं किए हैं सिल्क के कपड़े से, तो अब आप इसको जाके इसको टच करोगे तो ये नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। अब इस बात को समझिएगा। अब इसके और इसके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये इसको, इसके अर्थ और कागज के टुकड़े के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इस कंडीशन में मार्कर जो है उसको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा। इसका रीजन ये है कि ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन अब समझिए, जैसे ही हम इसको सिल्क के कपड़े से रब करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे रब करेंगे, तो कुछ देर बाद इसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें डेवलप हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि पेपर का पीस को ये मार्कर जो है अपने ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर ये अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो पहले ही अट्रैक्ट करता, लेकिन पहले तो अट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस कागज के टुकड़े को जो मार्कर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अट्रैक्ट कर रहा, दैट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो यहां से साइंटिस्ट लोग को एक चीज समझ में आ गया कि ये जो अट्रैक्ट कर रहा है मार्कर कागज के टुकड़े के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये इस फोर्स का क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और तब उस टाइम ये फोर्स कैसे डेवलप हो रहा था, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करने पर, सुटेबल ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा सुटेबल ऑब्जेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा नहीं होता तो अट्रैक्ट कैसे करता है इसको, ज़्यादा नहीं होता तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो लगभग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 होता है ना। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 इतना ज्यादा होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 10⁻39 होता है। तो अगर हम ये कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो वो अट्रैक्ट कर रहा है, चार्ज डेवलप होने के कारण जो अट्रैक्शन आ रहा है उसमें अट्रैक्शन करने का प्रॉपर्टी भी डेवलप हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा होता है, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया एक्सपेरिमेंटली। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि
मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है ना, यानी किसी भी बॉडी में जो है चार्ज को किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि चार्ज जो शुरुआत में जब साइंस में जब शुरुआत में चार्ज जब आया तो चार्ज को डेवलप किया जा रहा था बाय द फ्रैक्शन मेथड, है ना, फ्रैक्शन मेथड। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कंडक्शन भी होता है, फिर इंडक्शन मेथड भी होता है, ठीक है। तो यहां पर मेथड ऑफ डेवलपिंग ऑफ चार्ज क्या हो गया, मेथड ऑफ डेवलपिंग ऑफ चार्ज इसमें 3 टाइप का आ जाएगा आपका। एक आ जाएगा आपका ये हो गया बाय फ्रैक्शन मेथड, है ना, बाय फ्रैक्शन मेथड। एक हो गया कंडक्शन मेथड, ठीक है, एक हो गया कंडक्शन मेथड, दूसरा होता है इंडक्शन मेथड। तो ये जो अदर ये सारा मेथड्स को एक एक करके एक्सप्लेनेशन करना है। क्लास 12 का जब आप साइंस पढ़ोगे उसमें हर एक का डिटेल दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोग को उतना नहीं पढ़ना। इतना समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फ्रैक्शन मेथड का मतलब बाय रबिंग करके चार्ज को डेवलप किया जाता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि ये चार्ज किया कर दिए, रबिंग करके ये चार्ज कर दिए, अब इसको अगर हम दूसरा मार्कर में ले जाके टच करेंगे तो अब इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी वो प्रॉपर्टी आ जाएगा जिसके कारण छोटे छोटे टुकड़े को, पेपर पीस को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो जो इसको कंडक्ट बाय टचिंग करके जो हम लोग दूसरे बॉडी को चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और एक और नया मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, इस पर ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर हम आगे दिखाएंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो जैसे ये मान लेते हैं एक बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी ये चार्ज अनचार्ज बॉडी है। अब इसके अनचार्ज बॉडी के सामने जब हम लोग दूसरे चार्ज बॉडी को ले आते हैं तो क्या होता है, ये दूसरे चार्ज बॉडी को लाने के कारण क्या है, कुछ और मेथड किया जाता है, आगे स्टेप भी बताएंगे। अगर अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसका मेथड भी बताएंगे कि कैसे होता है। तो जैसे हम लोग इसका दूसरा चार्ज बॉडी को लाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है बिना टच। चार्ज को अच्छा से समझने के लिए और इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन को अच्छा से समझने के लिए हम लोग को एक थ्योरी को समझना पड़ेगा। वो थ्योरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या होता है देखिए, ये क्या होता है देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी खोज होने के पहले, है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने के पहले आदमी को ये पता चल गया था केमिस्ट्री में कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या ये क्या होता है, ऑल मेटल, है ना, ऑल मटेरियल, सॉरी, कोई भी जो मटेरियल होता है मेड ऑफ सम टीनी पार्टिकल, है ना, सम टीनी पार्टिकल, ये टीनी पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, टीनी पार्टिकल्स। और ये जो टीनी पार्टिकल्स होता है 2 चीज से बना होता है, एक हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, एक को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स और एक को बोलेंगे एटम्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स, पहले तो ये मॉलिक्यूल से मिलके बनता है और ये मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से मिलके बनता है। अब ये जो एटम है, इस एटम पर 3 पार्टिकल्स होता है, ठीक है। 3 पार्टिकल क्या क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है आपका प्रोटॉन होता है, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर कोई भी मटेरियल का बात किया जाए तो मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल किससे बनता है, आपका मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से, और एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो ये एटम बना होता है, इस पर बहुत सारा थ्योरी भी आया जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी से हम लोग को ये पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एटम के अंदर, यानी इसका पोजीशन, यानी इसका सिचुएशन कहाँ कहाँ, ये कहाँ कहाँ प्लेस होता है। अगर एक एटम का बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा साइंटिस्टों ने काम किया था। जो अभी मॉडर्न जो थ्योरी है उसके, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड थ्योरी, फिर नील्स बोर थ्योरी हो गया। तो उसके अनुसार अगर ये देखा जाए तो किसी भी एटम में ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है या जितना भी मटेरियल है, सारा का सारा उसका जो इकाई, मतलब यूनिट,
बोला जाए अगर यूनिट पार्टिकल कौन है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब इस पर जो चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि इस पर जो चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज का होता है, और इस पर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज। यानी दुनिया में दो ही तरह का चार्ज पार्टिकल होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है यही दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्या होता है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। और इस पर जो चार्ज होता है, इस पर स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, इस पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो कूलम होता है चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है। और ये जो कूलम है एक साइंटिस्ट का नाम है, और चार्ज के बारे में कूलम ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, यानी अपना बहुत सारा योगदान दिया था, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में, है ना, उसके रिस्पेक्ट में चार्ज का यूनिट रखा गया है कूलम। आप साइंस में देखिएगा कि जिस टॉपिक पर कोई साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत सारा थीसिस देता है तो उसके रिस्पेक्ट में या तो उसका यूनिट रखा जाता है या तो उसका नाम ही किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप फोर्स का यूनिट देखते हो न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने फोर्स के बारे में बहुत सारा थीसिस लिखा था, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में फोर्स का यूनिट रखा गया न्यूटन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग किसी का यूनिट लिखते हैं और उसका सिंबल अगर कैपिटल लेटर से लिखा गया हुआ है, अगर मान लेते हैं जैसे हम लोग न्यूटन का सिंबल क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो उसका भी जो सिंबल होता है कैपिटल होता है। जैसे पास्कल हो गया, प्रेशर का यूनिट PA हो गया। तो जिस भी यूनिट का सिंबल कैपिटल लेटर होता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो एक साइंटिस्ट का नाम से लिया गया है उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आपका ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कूलम जो होता है चार्ज का यूनिट है। इसी तरह प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी दोनों पर ही सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी और इलेक्ट्रॉन पर भी, लेकिन दोनों का नेचर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, यानी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक के पास पॉजिटिव होता है तो दूसरे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्यों बता रहे हैं ये थ्योरी, ये चीज हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस पर होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के, जैसे एटम का स्ट्रक्चर ये है ना, एटम का स्ट्रक्चर ये है, तो यहां पर क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, ठीक है, रिवॉल्विंग करता है। इलेक्ट्रॉन इसका मतलब न्यूक्लियस पर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में होता है। एक और खास बात कि थर्ड पॉइंट अगर आप ये जानना चाहते हो तो हम ये बता देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी मटेरियल में, यानी किसी भी मटेरियल के एटम में इक्वल होता है, किसी भी मटेरियल के एटम में इक्वल होता है। यानी कोई भी जो एटम है उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अगर किसी भी एटम में सेम है तो अगर उसका नेट चार्ज देखा जाए, यानी एटम का अगर नेट चार्ज देखा जाए तो एटम का जो नेट चार्ज है उसका आपका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इसका 0 हो जाएगा। एटम का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यानी अच्छा, अब अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि इस मार्कर का नेट चार्ज कितना होगा, तो मार्कर भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और ये पार्टिकल्स किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। और एटम के पास क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जिसके कारण वो एटम न्यूट्रल हो गया। एटम न्यूट्रल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, मॉलिक्यूल न्यूट्रल तो मॉलिक्यूल से बना पार्टिकल न्यूट्रल, और पार्टिकल न्यूट्रल हो गया तो पार्टिकल से बना मटेरियल भी न्यूट्रल। यानी ये मार्कर भी आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है।
लेकिन न्यूट्रल अगर है तो फिर चार्ज कैसे होता है, अब इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम बाय फ्रैक्शन मेथड से इसको समझाते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, अब क्या बताते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय फ्रैक्शनल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल मेथड। तो इसमें होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ए नाम का मटेरियल है, ठीक है, ए नाम का मटेरियल है, तो इसके पास क्या होगा, मान लेते हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 10 नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर नेट चार्ज जो है आपका 0 हो जाएगा। अभी हम बताएं कि किसी भी मटेरियल में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि एटम के पास ही वैसे होता है इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और लाखों करोड़ों एटम से मिलके बना होता है आपका कोई भी मटेरियल। तो सब एटम का अगर इक्वल है तो पूरा मटेरियल के पास क्या आ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो ए नाम का ऑब्जेक्ट है इसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस है और 10 नेगेटिव चार्जेस है। अगर 10 पॉजिटिव चार्जेस है और 10 नेगेटिव चार्जेस है तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अब हम यहाँ पर एक और बॉडी लेते हैं या ऑब्जेक्ट बोलिए जो बनना है, इसके पास हम क्या कर लिए, इसके पास मान लेते हैं 30 पॉजिटिव चार्जेस है और 30 नेगेटिव चार्जेस है। तो इस पर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर भी नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या किए, दोनों को आपस में रबिंग किए, क्योंकि हम लोग के पास शुरुआत में एक ही मेथड डेवलप हुआ था चार्ज करने के लिए। तो हम क्या किए, दोनों को आपस में रब किए। जब दोनों को आपस में रब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रबिंग करना का मतलब क्या होता है, रब करना का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक मटेरियल है, अब अगर मान लेते हैं रब कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करना रबिंग होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना का मतलब क्या होता है, रब करना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको यहाँ पर रखें और ऐसे उठा लिए, इसको रब करना नहीं होता है। इसको अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आप रब कर रहे हो। तो देखिए इस चीज़ को अच्छा से थोड़ा सा समझिएगा। तो जब हम लोग रब करते हैं तो यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो एक बात को समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन और एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच काफ़ी सारा गैपिंग होता है। यानी यूँ कहा जाए कि एक एटम के पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, यानी बहुत सारा खाली जगह होता है। तो जब अगर मान लेते हैं जब हम लोग दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा एटम कांटेक्ट में आता है। तो जब बहुत सारा एटम कांटेक्ट में आता है तो उसके बीच जो गैपिंग रहता है, यानी इसका एटम का बीच का गैपिंग और इसका एटम का बीच का गैपिंग, वो इस तरह से लगभग इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसे ये गैपिंग सब हो गया, इसका ये गैपिंग है, जब हम लोग इसको इसके ऊपर रखते हैं तो इस तरह से गैपिंग हो जाए, इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये ऐसे है, एक मटेरियल हो गया ऐसे ए वाला और बी वाला क्या हो गया, इसके ऊपर हम लोग ऐसे रख दिए। तो इस तरह से क्या होता है, उसका गैपिंग में क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। तो गैपिंग में जब एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है, जब हम लोग इसको उठा लेते हैं सिंपली, तो ये इससे चार्ज नहीं होता है। जब हम लोग रब करते हैं, तो रब जब करते हैं तो इसको हम लोग अगेंस्ट में खींचते हैं। तो अगेंस्ट में जब खींचातानी होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ था, जैसे आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। तो जब आप खींचातानी करते हो तो क्या होता है कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता है। अब डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन बॉडी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना फोर्स से अट्रैक्ट है। अगर जिसका इलेक्ट्रॉन यानी जिस एटम का इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट रहेगा और एक का वीक रहेगा, तो वीक वाले को दूसरे बॉडी क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो मान के चलिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पर होता है। सपोज दैट इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
यानी जब इस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो इसमें एक चार्ज पार्टिकल बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल घट गया, और वो चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इसमें घट गया तो अब नेट चार्ज इस पर देखिए क्या हो गया, इस पर नेट चार्ज +1 हो गया, और इस पर नेट चार्ज कितना हो गया? -1 हो गया। इसका मतलब जब हम लोग फ्रैक्शन करते हैं तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाता है, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपसे मन में ख्याल आएगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं? तो जब हम लोग रबिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक दूसरे से रबिंग करते हैं तो जिस बॉडी में, है ना, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, और जिसमें कमी होता है यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहता है, ज़्यादा रहता है, वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। और जो डोनेट करता है, रबिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बॉडी क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नेचर में दो ही तरह का चार्ज पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि हम इसको चार्ज करते गए, अच्छा एक बात बताइए, सबसे छोटा चार्ज हम क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें उछल के जाएगा भी तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं, या दूसरा पार्टिकल तो जाएगा नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग ई बोलते हैं, और ई पर कितना चार्ज, ई का मतलब कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी दुनिया का सबसे छोटा चार्ज यही हो गया। इससे छोटा चार्ज अभी तक एग्जिस्ट किया नहीं है, ठीक है, नेचर में अभी एग्जिस्ट किया नहीं। तो अगर मान लेते हैं इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज गया? उतना। इससे 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज जाएगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से अगर मान लेते हैं इससे अगर n इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, इससे n इलेक्ट्रॉन अगर उसमें चला जाएगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो, यानी चार्ज को अगर हम लोग Q से डिनोटेड करते हैं, और इस पर अगर n इलेक्ट्रॉन इससे चला गया तो इस पर जो इस बॉडी में जो चार्ज आएगा या इस बॉडी पर भी जो चार्ज बनेगा वो चार्ज कितना हो जाएगा? n × E। जी हाँ, यहाँ से आपका चार्ज का फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला आपका आ गया। यानी किसी भी बॉडी में चार्ज है तो वो कितना चार्ज है उसका फॉर्मूला हो गया Q = NE। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो Q है, इस Q को हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी हो गया। n क्या हो गया? समझने वाली बात है, n क्या हो गया? अच्छा, n को हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ जितना डोनेट किया, तो लेने वाला पर भी तो चार्ज आ गया और देने वाला पर भी चार्ज हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, इस n को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कोई भी बॉडी आप चार्ज कर रहे हो उस दौरान जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वही होता है आपका n। और यहाँ पर E क्या हो गया? अब यहाँ ट्रांसफर होना यानी लेना का भी लेते टाइम भी ट्रांसफर हुआ और देते टाइम भी ट्रांसफर हुआ। और E को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक चार्ज। इसी को बेसिक चार्ज बोलते हैं या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। बेसिक चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो रहता है, और इस पर जो चार्ज रहता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम। ठीक है, एक बात को समझ लीजिए, कितना हो गया? 19 कूलम। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि ये देखिए, ये हाँ एक बात समझिएगा, जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं यानी चार्ज दे रहे हो, तो आपको जब भी चार्ज दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन दीजिए, इलेक्ट्रॉन से चार्ज दीजिएगा। तो क्या कभी भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ कर सकते हो क्या? यानी आधा चार्ज नहीं दे पाओगे, 3.5 चार्ज नहीं दे पाओगे। जब भी आप चार्ज दोगे तो वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा। होल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर ये जो n होता है कभी भी आपका फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आएगा। ये क्या होगा? ये एक
आपका इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा यानी होल नंबर होगा। कभी भी ये 1/2 नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब इलेक्ट्रॉन को काट के ट्रांसफर नहीं कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उससे छोटा तो अभी एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम चार्ज, यानी अभी हम बताए ना कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोटेड करते हैं। तो 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, ठीक है, यानी कितना, जैसे मान लेते हैं इसको 1 कूलम चार्ज करना है तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है या इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना है। तो चलिए वही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, और ये एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आता भी है। तो यहाँ पर चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमेरिकली तरफ से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि Q इसको, यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, N फाइंड करना है। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और E क्या होता है, E तो बेसिक चार्ज होता है, और बेसिक चार्ज इस पर कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है NE। हम लोग को फाइंड क्या करना है, N को फाइंड करना है। तो N को अगर फाइंड करना है तो हम लोग N इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/E लिखेंगे, ठीक है, Q/E का मतलब क्या हो गया, देखिए Q हो गया 1 कूलम और E का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर देखिए कूलम कैंसिल हो गया, कूलम कैंसिल हो गया। अब अगर मान लेते हैं ये इसको आगे ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 1/6 हो गया। यहाँ पर ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी भी क्या है, नोमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक 0 इसमें लगा देते हैं तो ये 100 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻18 और ये हो जाएगा आपका 16। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कूलम है ना, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज जो है बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत बड़ा चार्ज हो गया। तो इसीलिए चार्ज का छोटा हम लोग यूनिट भी डिफाइन करके रखे हैं। तो चार्ज का यानी 1 कूलम चार्ज क्या हो गया, SI यूनिट। देखिए चार्ज का SI यूनिट तो बिल्कुल सही है कि कूलम जो होता है, कूलम क्या हो गया, ये जो हम लोग कूलम लिखते हैं ना, कूलम, ये क्या होता है, SI यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और इसको डिनोटेड किया जाता है डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे यूनिट को भी डिफाइन किए हैं। तो छोटे यूनिट में क्या क्या आ जाता है, देखिए। तो ये बात समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किए। अब छोटे यूनिट में देखिए क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर समझिएगा। जैसे हो गया आपका माइक्रो कूलम, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका SI यूनिट का, अगर बात करेंगे तो इसका SI यूनिट में क्या आ जाएगा, आपका कूलम आ जाएगा, ठीक है, कूलम आ जाएगा। कूलम को हम लोग किससे डिनोटेड करेंगे, C से। इसका अनोदर यूनिट होता है, ठीक है, अनोदर यूनिट क्या होता है, अनोदर यूनिट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले माइक्रो कूलम का मतलब क्या हो गया, इसको डिनोटेड किया जाता है म्यू और C से। तो म्यू और C से इसको डिनोटेड किया जाता है। और 1 माइक्रो कूलम का मतलब कितना चार्ज होता है, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶,
तो यहाँ पर 10⁻⁻⁶, ठीक है। और फिर होता है मिली कूलम भी होता है, मिली कूलम। तो मिली कूलम का मतलब क्या हो गया, देखिए मिली कूलम को डिनोटेड किया जाता है ऐसे करके, m होता है छोटा होता है, स्मॉल होता है, और c कैपिटल होता है। तो 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻3, है ना, कूलम। और इस तरह से जैसे हम लोग ये क्या होता है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अनदर यूनिट हम लोग बोल सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चार्ज से रिलेटेड, देखिए चार्ज से रिलेटेड टर्म को हम लोग समझें। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग छोटे छोटे प्रॉपर्टी को देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी जो है। तो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज जो है दो तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, सिमिलर चार्जेस, यानी सिमिलर चार्जेस, यानी या तो वो पॉजिटिव रहे या तो नेगेटिव रहे। सिमिलर चार्जेस क्या होगा, रिपल करता है एक दूसरे का, सिमिलर चार्जेस रिपल टू ईच अदर, और डिसिमिलर चार्जेस क्या होता है, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, देखिए इसका मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर मान लेते हैं एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, ठीक है, या एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी इसका अगर हम लोग बात करेंगे, तो सेकेंड प्रॉपर्टी का अगर बात करेंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी, एडिटिविटी क्या होता है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका मतलब मेरे पास अगर मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है। अब इसको हम लोग अब हम लोग क्या कर किए, एक बार इसको हम लोग +3 चार्ज दिए, +3 चार्ज दिए, एक बार हम लोग इसको -8 चार्ज दे दिए, -8 चार्ज दे दिए। फिर एक बार मान लेते हैं इसको हम लोग क्या किए, +10 चार्ज दे दिए। क्यू हम लोग क्यू चार्ज को दिखा रहे हैं, ठीक है, क्यू से हम लोग किसको डिनोटेड कर रहे हैं, चार्ज को। अब एक बार मान लेते हैं इस पर हम लोग क्या किए, +2 चार्ज दे दिए। तो अगर मान लेते हैं इस सिस्टम का, है ना, इस सिस्टम का अगर हम लोग को टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपली सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, कैन बी obtained by addition of all individual charges, that means इसमें जितना भी चार्जेस है उसको आप ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, +2Q हुआ। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस में कितना हो गया 15 और माइनस में 8 है, तो कितना हो जाएगा +7Q चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी, यानी किसी भी सिस्टम का अगर चार्ज निकालना है तो उसमें जितना चार्जेज है सबको सिंपल ऐड कर दीजिए तो वो टोटल चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है चार्ज का उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिजेशन, है ना, क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटिजेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, समझिएगा, अगर ये एक बॉडी है, आप इसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, आप चार्ज देते गए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से चार्ज देते गए, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, Q = NE, यानी इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज का मतलब ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी ये जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, कभी भी आप इसका 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हो या 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बोल सकते हो। उस पर जो चार्ज आएगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का। ठीक है। और एक फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, सपोज दैट एक सिस्टम है 2 बॉडी का, एक हो गया ये एक सिस्टम हो गया 2 बॉडी का, ठीक है, ये हो गया। इस पर मान लेते हैं 6 पॉजिटिव में है और 6 नेगेटिव में चार्ज है। इसके पास 8 पॉजिटिव में है, 8 नेगेटिव में है। तो सिस्टम के पास, इस पूरा सिस्टम के पास 14 पॉजिटिव हो गया और 14 नेगेटिव चार्ज हो गया। नेट चार्ज कितना हो गया, इस पर 0 हो गया, और इस पर भी नेट चार्ज 0 है, इस पर भी नेट चार्ज 0 है। लेकिन जब हम लोग इसको रब करेंगे, है ना, जब रबिंग करेंगे दोनों बॉडी को, ए और बी को अगर मान लेते हैं हम रबिंग किए, तो दोनों में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो गया, मान लेते हैं बॉडी चार्ज हो गया, देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। अब इस तरह से दोनों बॉडी चार्ज हो गया। जब दोनों बॉडी चार्ज हो गया, फिर भी देखिए अब इस सिस्टम के पास पॉजिटिव कितना है, 14 ही है, नेगेटिव कितना है, 14 ही है, इसका और नेट चार्ज कितना है, 0 ही है। बॉडी तो चार्ज हो गया, इसके अंदर में जो बॉडी था वो तो चार्ज हो गया, लेकिन अगर पूरा होल सिस्टम का बात करेंगे तो चार्ज उतना ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। का मतलब क्या होता है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब चार्ज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और ना ही उसका ऑर्गेनेट कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज cannot be created for an isolated system total charge of the system is conserved। इसका मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है। इसको अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से एनर्जी का भी कंजर्वेशन लॉ होता है। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ में भी हम लोग यही देखे थे कि एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब दुनिया में जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा और उतना ही था। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चार्ज का भी वही बोलेंगे कि दुनिया में जितना चार्ज था उतना ही है और उतना ही रहेगा, यानी पूरा दुनिया के चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। यानी जब फिजिक्स में चार्ज का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तब अब हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल को बांटना शुरू किए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ज, है ना। तो चार्ज के अकॉर्डिंग में कैसे इसको बांटना शुरू किया गया, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो हम बताएं कि चार्ज डेवलप करने का तरीका पहले क्या था, फ्रिक्शन मेथड। तो जब फ्रिक्शन मेथड से चार्ज डेवलप होने लगा तो साइंटिस्ट लोग क्या करने लगा, आमने सामने जितना भी ऑब्जेक्ट था सबको रबिंग करने लगा, एक दूसरे से रबिंग करने लगा, एक दूसरे का पेयर बना के रबिंग करने लगा। जैसे मेरे पास अभी ये है, इसको हम लोग रब किए और दोनों से कागज का टुकड़ा को उठा के देखे तो दोनों से ही कागज का टुकड़ा उठ गया। इसका मतलब इसमें चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो चार्ज डेवलप होता है। अब हम क्या किए, इस मार्कर के साथ एक आयरन यानी आयरन का एलिमेंट को रब किए। तो जब हम लोग आयरन का एलिमेंट्स और इससे रब किए तो ये कागज का टुकड़ा को अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन आयरन वाला अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आखिर इसमें चार्ज डेवलप हुआ तो उसमें भी चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन उसका चार्ज गया कहाँ, तो उसका चार्ज कहाँ गया, तो और इसमें जो चार्ज है इसके कारण तो अट्रैक्ट हो रहा है, उसमें भी अट्रैक्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देखें जब भी चार्ज डेवलप होता है तो दोनों ही बॉडी में होगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से आदमी को पता चलने लगा कि
मटेरियल दो तरह का होता है। एक में क्या होता है कि चार्ज जब डेवलप होता है तो चार्ज वहीं पर रह जाता है, और दूसरा में क्या होता है जो चार्ज डेवलप होता है वहां से गायब हो जाता है, यानी चल के वो कहीं चला जाता है। तो उस टाइम आदमी दो तरह का मटेरियल के बारे में ही पता किया। एक का नाम रखा गया कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिसमें चार्ज गायब हो गया। चार्ज गायब हो गया इसका मतलब उसमें चार्ज चल के कहीं चला गया। और दूसरा क्या हो गया आपका इंसुलेटर, जिसमें चार्ज रुका हुआ था, यानी चार्ज मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर जब साइंस आगे बढ़ा, मॉडर्न साइंस आया, तो मटेरियल का एक और टाइप का इंट्रोडक्शन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहले दो ही टाइप का मटेरियल हुआ करता था, एक था कंडक्टर और एक था इंसुलेटर। कंडक्टर में वो आ जाता था जिसमें चार्ज जो है मूविंग करके कहीं चला जाता था, दैट मीन्स कंडक्ट करता था। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ऑल मेटल आ जाता है, जितना मेटल्स है सब का सब मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है चार्ज का। दूसरा क्या आ जाता है, ह्यूमन बॉडी भी आ जाता है। ह्यूमन बॉडी जो होता है ये भी मेटल चार्ज का कंडक्टर होता है। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है, जितना भी भींगा हुआ कपड़ा यानी वेट मटेरियल जितना भी होता है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, कंडक्टर आ जाता है। तो कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, द मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इजिली, जो आसानी से अपने से होकर चार्ज को पास कर लेता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसमें क्या किया जाता है, ऑल मेटल्स, मेटल का बना हुआ जितना भी मटेरियल है सारा का सारा कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी कंडक्टर होता है। भींगा हुआ कोई भी मटेरियल हो वो सारा क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, जो भी सॉल्ट वाटर होता है ना, जो भी सॉल्ट वाटर होता है, यानी कोई नॉर्मल वाटर है वो नहीं, उसमें अगर सॉल्ट मिला दो तो उस बन जाता है सॉल्ट वाटर। तो कोई भी जो सॉल्ट वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी आप याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, दूसरा टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या हो गया आपका, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, ये मार्कर। एक में हम बोले ना कि आयरन का बना हुआ रड में चार्ज डेवलप तो हुआ लेकिन वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। और एक इसमें मार्कर में क्या है, कागज का टुकड़ा को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें चार्ज है, यहाँ पर है तो यहीं पर है, दूसरा जगह कहीं नहीं गया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रब कर रहे हो और यहाँ पर इस छोर से अगर कागज को उठाना चाहोगे तो नहीं उठेगा, इसका मतलब वो चार्ज जो है यहीं पर रुका हुआ है, यहाँ से यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है चार्ज को मूव करने के लिए अपने से होके अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंसुलेटर, या आप बोलिए नॉन कंडक्टर। ठीक है, इसको इंसुलेटर बोलिए या नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हो। तो इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, द मटेरियल which does not allow electric charge does not allow to pass electric charge through itself easily, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और थर्ड टाइप्स ऑफ मटेरियल में आ गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यहाँ देखिए हम लिखे मॉडर्न मटेरियल। मॉडर्न मटेरियल का मतलब जो मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ, जब हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अच्छे से थ्योरी आ गया, तब जो एक नया थ्योरी मटेरियल डेवलप किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर का भी होता है और कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर का भी होता है, यानी किसी कंडीशन में ये कंडक्ट भी करता है और किसी कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये कंडक्ट करेगा उस टाइम ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जब वो कंडक्ट नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी है और इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सारा इसमें आ जाता है। इंसुलेटर का तो एग्जाम्पल बताने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें जितना भी नॉन मेटल है सारा का सारा आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जितना भी ड्राई क्लॉथ हो गया, ड्राई वुड हो गया, जितना भी ये सारा चीज़ ड्राई का है वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल भी
इंसुलेटर ही होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज के फ्लो के आधार पर मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक को, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना सारा पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो हम ये जान चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपल टू ईच अदर और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। जैसे जिस प्रकार से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, यानी एक मैग्नेट के सामने अगर दूसरा मैग्नेट ले आओगे तो वो फोर्स लगाता है दूसरे मैग्नेट पर। वो चाहे फोर्स रिपल्सन का हो सकता है या वो अट्रैक्शन का हो सकता है। इसी तरह एक चार्ज के पास अगर दूसरे चार्ज ले आओगे तो एक दूसरे को फोर्स लगाता है। वो रिपल्सन का भी फोर्स हो सकता है या वो अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब अगर मान लेते हैं इसके पास अगर दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले आओगे, सपोज दैट यहाँ पर हम एक दूसरे चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले आए, तो ये जो है उस पर फोर्स लगाएगा। क्या, कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। यानी जब ये देखिए, हम एक का छोटा बड़ा करके दिखाएं, एक को छोटा करके दिखाएं, यानी ये बड़ा है इसका मतलब इस पर चार्ज ज़्यादा है, और एक छोटा करके दिखा रहे हैं इसका मतलब उस पर चार्ज कम है। तो जब हम लोग उस चार्ज को इसके पास लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए कि इसी चार्ज को बहुत दूर में ले जाके रखेंगे तो क्या वो चार्ज फोर्स मतलब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, कुछ लिमिट एरिया तक ही, यानी इस बड़ा चार्ज से कुछ डिफिनिट एरिया तक ले जाओगे उसको तो चार्ज वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ज़्यादा दूर ले जाओगे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो एरिया, उसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक वो दूसरे चार्ज को फोर्स लगा पाता है उसको हम लोग बोलेंगे उस, यानी ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। दैट मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं इस तरह से, द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट्स effect है ना, where its effect can be experienced by another charge body। ठीक है, तो ये जो अनोदर चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी ये जो चार्ज बॉडी है इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या हो गया? ये फील्ड क्रिएट कर रहा है। और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया? वो उस फील्ड को जाके टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर दूसरा चार्ज आ जाएगा उस एरिया पर, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दैट फोर्स आइदर रिपल्सन में भी आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव सोर्स ऑफ चार्जेस है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जाके टेस्ट करोगे ले जाके तो आपको रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा, और नेगेटिव लेके आओगे तो आपका अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ ही गया तो अब यहाँ पर देखिए एक और बात को समझना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो अभी देखिए एक बात को समझिए, ये मान लेते हैं चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है सपोज दैट। ठीक है, और ये इस तरह से एक फील्ड बनाया हुआ है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा चार्ज आ गया, इस पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जब हम लोग इस चार्ज को यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है, जब इस चार्ज को इस पॉइंट ए पर रखे हैं तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है रिपल्सन का। वो फोर्स कितना हो रहा है, मान के चलिए इस डायरेक्शन में एफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। यानी क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि यूनिट चार्ज, यानी अगर Q का वैल्यू अगर मान लेते हैं 10 है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है Q का वैल्यू, और 10 यूनिट है Q का वैल्यू, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, वो कितना हो गया, 50 यूनिट, 50 यूनिट। यानी जब हम लोग Q चार्ज ला रहे हैं पॉइंट A पर, तो वो Q चार्ज यानी 10 यूनिट चार्ज 50 यूनिट का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम 1 यूनिट वाला अगर चार्ज लाते हैं तो कितना होता, तो आपका आंसर ये होता 50/10 यानी 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो यूनिट चार्ज के लिए जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से ही हम लोग, जैसे अब मान लेते हैं सपोज दैट, इंटेंसिटी से ही हम लोग को पता चलता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव है, यानी कितना इफेक्ट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट, एक बात को समझिएगा, जैसे एक तरीके ये हो गया। अब दूसरा टाइम क्या किए, हम इसी पॉइंट पर, अच्छा से समझिएगा इसको, इसी पॉइंट पर हम क्या लाएं कि इसी पॉइंट पर हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट एक दूसरा चार्ज ले आए Q2, ठीक है। ये चार्ज कितना है, मान के चलिए ये 10 यूनिट था, तो ये मान के चलिए कि इसको हम लोग 30 कंसीडर कर ले रहे, 30 यूनिट। तो जब हम लोग इस 30 यूनिट को ला रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स 50 ना होके ये फोर्स कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर जब हम लोग इस चार्ज को ला रहे हैं तो इतना हो रहा है, इस चार्ज को ला रहे हैं तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसमें देखिए, इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअली में रियलिटी में हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज आएगा तो कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यानी यूनिट चार्ज के लिए हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि यूनिट चार्ज पर ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है वही होता है उसका फील्ड का इंटेंसिटी उस पॉइंट के लिए। अगर ये पॉइंट यहाँ रहेगा तो इंटेंसिटी अलग होगा, ये पॉइंट कहीं और रहेगा तो इंटेंसिटी अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, the force experienced by unit positive test charge in the given electric field at any point is called electric field intensity at that point। हर एक पॉइंट के लिए इंटेंसिटी अलग अलग होगा। इंटेंसिटी से ही हम लोग का पता चलता है कि किसी भी फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस चार्ज के लिए यहाँ का इंटेंसिटी 5 यूनिट आता है और यहाँ पर हम लोग दूसरा चार्ज पार्टिकल लेते हैं, उसका इतना ही डिस्टेंस पर यानी ये जितना यहाँ से इसका था मान लेते 10 मीटर, तो यही 10 मीटर पर अगर मान लेते यहाँ का इंटेंसिटी को I से डिनोटेट करते हैं, तो इंटेंसिटी ई से डिनोटेट करते हैं, अगर यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ का इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं कि 4 यूनिट आता है, तो 4 यूनिट आता है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसके कंपेयर में कम है, इसका वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका वाला स्ट्रेंथ कम है। तो ये चीज़ कहाँ से हम लोग को पता चलता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है किसी भी फील्ड में। तो अब अगर मान लेते हैं इंटेंसिटी का अगर डिफिनेशन को फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि Q चार्ज पर F फोर्स लगा रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स हो जाएगा वो F/Q हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अब अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर यूनिट पूछा जाए, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स बाई चार्ज है, यानी न्यूटन बाई क्या हो जाएगा आपका, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी डिपेंड किस पर करता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी घटते जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो इंटेंसिटी उस फील्ड का बढ़ते जाएगा। जैसे अभी यहाँ बताएं, यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ है, यहाँ पर सामने आ जाओगे तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जाहिर सी बात है, तो उसका इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है।